बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर एडिमा की जो कॉज होती है वो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर एडिमा डेवलप हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एडिमा डेवलप हो जाता है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? जो लिम्फेटिक फ्लो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है जब आपका कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाने की वजह से आपका लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो वो फिल्ट्रेशन को फेवर करता है, और जब आपका कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या फिर जो कैपिलरीज का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। ठीक है, जो लिम्फेटिक फ्लो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा जब आपका कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। जब आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है, और जब आपका कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या फिर आपका कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। अब एक 60 ईयर ओल्ड मैन है, उसका हाइपरटेंसिव है, साथ उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी है और उसको पीडल एडिमा डेवलप हो गया है। जो कॉज ऑफ एडिमा होगी वो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से एडिमा डेवलप हो जाता है। ठीक है, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपकी फिल्ट्रेशन होगी और आपको एडिमा डेवलप हो जाएगा। लेकिन जब आपका कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है या फिर आपका कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिल्ट्रेशन नहीं होती और एडिमा भी नहीं होगा, और लिम्फेटिक फ्लो आपका डिक्रीज हो जाता है जब आपका कोलाइडल ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एडिमा इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर एडिमा की जो कॉज होती है वो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर एडिमा डेवलप हो गया क्योंकि उनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया है। एडिमा जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से होता है। अगर तो इंक्रीज हो गया है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो मोस्ट कॉमनली आपको हार्ट फेलियर के अंदर मिलेगा, कार्डियक फेलियर के अंदर मिलेगा, जिसकी वजह से आपका एडिमा डेवलप हो जाता है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं पैथोफिजियोलॉजी को, जिसकी वजह से आपको पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, वो क्या होती है? दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इंक्रीज होना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपको पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर, या आपको एडिमा डेवलप हो जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से। अब हम पढ़ते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर में। अब एक 5 साल का बच्चा था, उसको जनरलाइज्ड एडिमा है, साथ उसको प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है 24 आवर्स के अंदर, उसका 3.6 ग्राम्स प्रोटीन यूरिया है। जो मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म होगा एडिमा का वो डिक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। यंग बच्चे के अंदर अगर जनरलाइज्ड एडिमा है साथ प्रोटीन यूरिया है तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से उसको एडिमा डेवलप हो गया। अब एक 5 साल का बच्चा है, उसको प्रोटीन यूरिया हो रहा है 3.5 ग्राम्स पर डे का, साथ उसको जनरलाइज्ड और पेरी ऑर्बिटल एडिमा है। जो मैकेनिज्म होगा इसमें एडिमा का वो आपका डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइडल प्रेशर होता है। अब एक 5 साल का बच्चा है, उसको जनरलाइज्ड एडिमा डेवलप हो गया तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो कि आपने यूरिनरी प्रोटीन्स करा दी, जिससे आप प्रोटीन यूरिया को रूल आउट करोगे। जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज होती है लिवर सिरोसिस के अंदर एडिमा की वो एल्बुमिन की डेफिशिएंसी होती है। एल्बुमिन आपके प्लाज्मा प्रोटीन है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपका जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और आपको एडिमा डेवलप हो जाता है। अब एक एडल्ट है, उसको जनरलाइज्ड एडिमा डेवलप हो गया, उसकी यूरिनरी प्रोटीन 6 ग्राम्स हो गई हैं, तो डैमेज इज डन टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है जब भी आपकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज होता है तो उसकी वजह से आपको प्रोटीन यूरिया डेवलप हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर केस में जो मोस्ट लाइकली एडिमा ऑफ द फीट होता है वो हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से होता है। आपकी प्रोटीन्स के कम हो जाने की वजह से, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स के कम हो जाने की वजह से आपको एडिमा फीट डेवलप हो जाते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। और जो मोस्ट कॉमन कॉज है एडिमा की नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर वो आपको हाइपोएल्बुमिनीमिया होता है। एल्बुमिन के कम हो जाने की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एडिमा डेवलप हो जाता है, या हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से एडिमा फीट डेवलप हो जाते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अब एक बच्चा है एपैथिक है, उसको एडिमा डेवलप हो गया, स्किन के ऊपर लीजन्स भी हैं, जो कॉज होगी एडिमा की उसमें आपके एल्बुमिन के लेवल कम होंगे। अब एक पेशेंट है जिसको जॉन्डिस डेवलप हो गया, जनरलाइज्ड एडिमा है, एसाइटिस भी है, मैसिव एक्यूमुलेशन होगी है फ्लूइड की एब्डोमेन के अंदर क्योंकि हाइपोएल्बुमिनीमिया है। एल्बुमिन के लेवल कम हो जाने की वजह से आपको एसाइटिस डेवलप हो जाती है या आपको एडिमा डेवलप हो जाता है। अब एक 4 साल का बच्चा है, उसको पेरी ऑर्बिटल एडिमा है। जो एडिमा का मैकेनिज्म होगा वो हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा विद सॉल्ट रिटेंशन। एक तो आपका एल्बुमिन के लेवल्स कम है और साथ आपके सॉल्ट की रिटेंशन है। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो फिल्टर होती हैं ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से ओनली इन मिनट minute amount because their filtration opposed by the strongly negative charge in proteoglycans of the waste membrane.
जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ना वो आपकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में फिल्टर होती हैं, वरना बाकी आपकी ब्लड में ही रह जाती हैं, क्योंकि आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रोटियोग्लाइकेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है और आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स का भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत माइन्यूट अमाउंट में आपकी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होती हैं। जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो जाता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसी भी ड्रग की वजह से जो ज़्यादा होगा वो मोस्ट लाइकली आपके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वुमेन स्पेस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से आपका GFR भी ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी भी ड्रग की वजह से आपका GFR ज़्यादा हो गया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो गया है, तो मोस्ट लाइकली क्यों होगा? क्योंकि आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है वुमेन स्पेस में। अगर तो GFR इंक्रीज़ कर गया है और जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है सॉल्ट और वाटर की वो भी इंक्रीज़ कर गई है ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस की वजह से, जो मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूशन होती है इस प्रोसेस की वो इंक्रीज इन पेरिट्यूबुलर ऑन्कोटिक प्रेशर होता है कि आपकी ट्यूब्यूल्स के अराउंड जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब आपका GFR ज़्यादा हुआ तो आपकी जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन थी सॉल्ट और वाटर की वो भी इंक्रीज हो गई ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस के लिए। और ये जो बैलेंस होता है ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो पेरिट्यूबुलर ऑन्कोटिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज हुआ होगा। लिटिल प्रोटीन आपकी होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर। ये क्यों होती है? क्योंकि जो सीरम प्रोटीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और जो ग्लोमेरुलर पोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तो आपका जो कम्बिनेशन होता है पोर साइज़ का और जो नेगेटिव चार्ज होता है आपके पोर्स के ऊपर, उसकी वजह से आपकी जो सीरम प्रोटीन्स होती हैं वो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर नहीं जाती हैं। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इंक्रीज़ कर जाता है विद डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आपका प्लाज्मा ब्लड के अंदर आपका कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाने की वजह से आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है। अब एक लेडी है वो वाटर के अंदर ड्रॉन हो गई है, जब उसको बाहर निकाला रिसक्सिडेट किया तो उसको एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो गया था। तो जो मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म होगा वो पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडीमा होता है। ठीक है, पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडीमा की वजह से जब एक पेशेंट की किसी ड्रॉनिंग की वजह से अगर वो रिसक्सिडेट आप उसे करें और उसको ARDS डेवलप हो गया तो मैकेनिज्म क्या होगा? पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडीमा। अब एक 50 ईयर ओल्ड मैन है, उसको हिपेटोमा है और डिपेंडेंट एडीमा डेवलप हो गया, साथ उसकी एब्डोमिनल वॉल की जो वेन्स हैं वो भी डायलेट हुई हुई है, डिस्टेंड हुई हुई है। जो मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर इस पेशेंट के अंदर इन्वॉल्व होगा वो इंफीरियर वेना कैवा होगी। ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसकी एब्डोमिनल वॉल्स की जो वेन्स हैं वो भी डायलेट हो गई हैं और साथ उसको डिपेंडेंट एडीमा भी डेवलप हो गया। कौन सा फैक्टर होता है जो कि इंक्रीज नहीं करता है एडीमा? तो जो आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है उसकी वजह से आपका एडीमा नहीं होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है कि एडीमा को इंक्रीज नहीं करता है? आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन आपके एडीमा को इंक्रीज नहीं करती है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस क्या होता है एनाफाइलैक्टिक और हाइपोवोलेमिक शॉक का। ठीक है, कार्डिक आउटपुट से हम डिफरेंशिएट करते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक को। अब शॉक की टाइप्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो शॉक होते हैं ना, इसमें आपके ऑर्गन की परफ्यूजन जो होती है इनएडिक्वेट हो जाती है और इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है कि वो आपके नॉर्मल टिश्यू और सेलुलर फंक्शन के लिए जो हमें चाहिए होते हैं। अब एक नॉर्मल टिश्यू के लिए या नॉर्मल सेल को काम करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और जो परफ्यूजन या ब्लड सप्लाई चाहिए होती है वो उसको नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आपको शॉक डेवलप हो जाता है। अब शॉक के फीचर्स में सबसे पहले आ जाएगा आपका एक हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, एक कार्डियोजेनिक शॉक होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, एक सेप्टिक शॉक होता है। एनाफाइलैक्टिक और हाइपोवोलेमिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक और हाइपोवोलेमिक शॉक को डिफरेंशिएट करने का सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि कार्डिक आउटपुट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक हमें पता चल रहा है कि आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो हेमरेज के अंदर, डिहाइड्रेशन या बर्न्स वाले पेशेंट्स के अंदर आपको हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। इसमें स्किन आपकी बिल्कुल ठंडी और कोल्ड और क्लैमी स्किन हो जाती है। आपका जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है या जो प्री लोड होता है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज कर जाएगा, हार्ट रेट आपका ज़्यादा हो जाता है और जो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपका सेप्टिक शॉक है जिसके अंदर आपकी ऑक्सीजन डिलीवरी ज़्यादा होगी, बाकी सब के अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है। सब शॉक के अंदर आपकी सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, सिर्फ सेप्टिक शॉक के अंदर आपकी सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। हार्ट रेट, ऑल टाइप्स ऑफ शॉक के अंदर आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का शॉक होगा सबके अंदर आपको टेकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट आपका ज़्यादा हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट आपके सब शॉक्स के अंदर डिक्रीज कर जाता है, लेकिन सेप्टिक शॉक के अंदर आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है। ठीक है, अब जो स्किन जो होती है ना वो आपकी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, पेल हो जाती है, कोल्ड क्लैमी हो जाती है तमाम शॉक के अंदर, लेकिन जो सेप्टिक शॉक होगा उसके अंदर आपकी स्किन वार्म होती है।
सेप्टिक शॉक सेप्सिस की वजह से होता है। तो सेप्टिक शॉक के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, बाकी शॉक तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। अब जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है ये आपको हार्ट की किसी ना किसी डिजीज की वजह से होगा, या तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से हो सकता है, हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, वाल्वुलर डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, एरिथमियास की वजह से हो सकता है। इसमें भी आपकी कोल्ड क्लैमी स्किन होती है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आपका ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, कार्डिक आउटपुट इसमें भी कम होगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी और जो ऑक्सीजन डिलीवरी है वो कम होती है। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है वो किसी ना किसी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गई है कि जिसकी वजह से ब्लड नहीं जा पा रहा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो कार्डिक टेम्पोनाट की वजह से भी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, नीमोथोरिक्स की वजह से भी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है, जिसमें भी आपकी स्किन कोल्ड क्लैमी हो जाती है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर या प्रीलोड आपका इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन डिलीवरी कम होती है। जो सेप्टिक शॉक होता है वो सेप्सिस की वजह से होता है, इसमें स्किन आपकी वार्म होती है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर या प्रीलोड आपका डिक्रीज कर जाता है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इसमें कम हो जाती है और ऑक्सीजन डिलीवरी भी ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, साथ इसमें आपका कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, स्किन आपकी वार्म होगी और सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी सेप्टिक शॉक में। अब हम पढ़ते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है ना वो आपकी वेसोमोटर टोन के लॉस की वजह से डेवलप होता है। न्यूरोजेनिक शॉक आपकी डिक्रीज सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होता है। जो सेप्टिक शॉक होता है इसका जो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है सेप्टिक शॉक पेशेंट्स के अंदर वो आपकी DIC होती है। वेजोडाइलेशन और हाइपोटेंशन फीचर्स होते हैं सेप्टिक शॉक के। वेजोडाइलेशन एक तो वेसल्स डायलेट कर जाती हैं और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वेसल्स डायलेट कर जाती हैं और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट्स में। जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वाला पेशेंट होगा, एक ओल्ड पेशेंट होगा जिसने एब्डोमिनल सर्जरी कराई है, उसके बाद उसका एब्डोमेन डिस्टेंड करी है, एग्जामिनेशन पे वो पेल था, ब्लड प्रेशर उसका लो है, साथ उसको टेकीकार्डिया भी होगा, ठीक है। लाइकली कॉज क्या होगी शॉक की? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है। अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी के बाद एब्डोमेन डिस्टेंड कर गया, पेशेंट पेल हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, साथ उसको टेकीकार्डिया हो गया, तो उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा क्योंकि उसको हेमरेज डेवलप हो गया मोस्ट लाइकली। जो बेस्ट पैरामीटर होता है फ्लूइड रिससिटेशन का हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर वो इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट से हमें पता चलता है कि फ्लूइड रिससिटेशन कैसी है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर। जो बेस्ट पैरामीटर है फ्लूइड रिससिटेशन का हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर वो यूरिन आउटपुट होती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक को हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है, लेकिन आपके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर रहा था। उसके बाद एक पेशेंट है, उसका एक्सीडेंटल ब्रूजेस हैं उसकी थाई के ऊपर और इमरजेंसी के अंदर आया है। जो वुंड है वो फाउल स्मेलिंग है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी लो हुआ है, तो उसको डायग्नोसिस क्या होगी? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। फाउल स्मेलिंग अगर उसका वुंड हो, साथ उसका ब्लड प्रेशर भी लो हुआ हो, तो उसको क्या होगा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। अब एक यंग बॉय आया है, उसको फीवर हुआ है, ब्लड प्रेशर उसका लो हुआ है और आपको रेड कलर के एरिथेमेटस पैचेस नजर आ रहे हैं उसकी ट्रंक के ऊपर, उसके लिम्स के ऊपर, और टॉक्सिन जो इन्वॉल्व होगा आपका एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन इन्वॉल्व होगा जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या फिर स्कारलेट फीवर में होता है। DIC भी आपके एंडोटॉक्सिन शॉक की वजह से होती है। एंडोटॉक्सिन शॉक की वजह से आपको डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोगुलेशन डेवलप हो जाती है। अब एक पेशेंट है, उसका लेसरेटेड वुंड है थाई के ऊपर, एक हफ्ता पहले बिफोर प्रेजेंटिंग नाउ विद फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड, ठीक है। एक हफ्ता पहले उसके टांग पे एक लेसरेटेड वुंड था और अब उसको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है उसके वुंड से, ब्लड प्रेशर उसका लो है, हार्ट रेट ज़्यादा हुआ है, साथ उसको बुखार भी हुआ है, तो डायग्नोसिस क्या होगी? टॉक्सिमिक शॉक है। 45 ईयर ओल्ड मेल है, इमरजेंसी के अंदर आया, उसका पेल्विक बोन का फ्रैक्चर हुआ था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर, साथ उस शॉक के साथ प्रेजेंट किया। जो लाइकली कॉज क्या होगी शॉक की? एक्सेसिव ब्लड लॉस, क्योंकि पेल्विस बोन का जब फ्रैक्चर होता है ना तो सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा। इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होती है ऐसे पेशेंट की जिसको मल्टीपल पेल्विक फ्रैक्चर्स होते हैं, ब्लड लॉस होता है, शॉक आता है, आपने उसको IV फ्लूइड देने। सबसे पहले आपने फ्लूइड रिससिटेशन करनी होती है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वाले पेशेंट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज क्रोनोट्रोपिक एंड आइनोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ द हार्ट? जो ग्लूकागोन होता है वो आपके क्रोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक दोनों इफेक्ट्स ऑफ द हार्ट को इंक्रीज कर देता है। क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट वो होता है जो कि आपके हार्ट रेट को चेंज करता है। जो आइनोट्रोपिक होता है ना वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को शो करता है और जो क्रोनोट्रोपिक होता है वो हार्ट रेट को शो करता है। तो जो हार्ट रेट को ज़्यादा करे और साथ आपकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को ज़्यादा कर देता है वो आपका ग्लूकागोन होता है। अब अगर हार्ट आफ्टर पंपिंग वर टू बी स्टॉप टू इंश्योर दैट सर्कुलेटरी सिस्टम बिकम स्टैटिक, द प्रेशर मेजर्ड इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर। इफ हार्ट आफ्टर पंपिंग वर टू स्टॉप, अगर हार्ट को पंप करने के बाद अगर आप स्टॉप कर देते हो, ये इंश्योर करने के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्टैटिक हो गया, तो जो प्रेशर हम मेजर करेंगे रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर वो आपका मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर होता है। अब डिबेटेबल क्या है? 30 ईयर ओल्ड मेल है, इमरजेंसी के अंदर आया है उस कार्डियोजेनिक शॉक की स्टेट के अंदर। ड्रग यू वुड डू टू यूज द फर्स्ट वुड बी डोपामीन, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट को हम सबसे पहले डोपामीन देते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट को सबसे पहले हम डोपामीन देंगे।
अब एक 50 ईयर ओल्ड मेल है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया, उसका फेलिंग हार्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी वो डोपामिन होगी। कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर हम डोपामिन देते हैं। एक पेशेंट है इमरजेंसी के अंदर आया है, शॉक वाली स्टेट के अंदर, उसका बीपी रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, साथ उसको हार्ट फेलियर भी है। कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर ड्रग होती है जो आप दोगे? नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब जो और ऑप्शंस होते हैं वो डोब्यूटामीन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन भी होता है, ठीक है। ये डिबेटेबल है। सिंपल मेथड जो होता है जिससे हम यूज़ करते हैं शॉक और एनाट्रॉप्स के अंदर, दिस वुड बी यूज ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग एज वेल। इफ इनिशियली बीपी इज अनरिकॉर्डेबल, स्टार्ट नॉरएपिनेफ्रिन एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्टर, सो यू वांट ऑल द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी टू बी एट हार्ट, ठीक है। अगर तो हमारे पास ब्लड प्रेशर अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो फिर आपने नॉरएपिनेफ्रिन देनी है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्टर होती है और इसकी वजह से जितना भी आपका बॉडी का फ्लूइड होता है वो आपके हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। और जब आपका बीपी आप हल्का फुल्का रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अराउंड 80 मिल रहा है, तो आपने नॉरएपिनेफ्रिन से डोब्यूटामीन देनी होती है, बिकॉज नाउ यू वांट अ वेसोकंस्ट्रिक्टर प्लस अ गुड आइनोट्रोपिक एक्शन, तो आप डोब्यूटामीन देते हो। एंड द एक्सप्लेनेशन गोज ऑन लाइक व्हेन यू वुड टेपर एंड हाउ वुड यू टेपर, ऑल्सो व्हेन टू यूज डबल आइनोट्रोपिक सपोर्ट, ठीक है। ये आपने फिर आगे देखना कि आपने डबल आइनोट्रोपिक सपोर्ट कब देनी है और कैसे देनी है। तो अगर तो ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड आप कर सकते हो तो फिर आपने डोब्यूटामीन देनी है। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आपने पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर नॉरएपिनेफ्रिन देनी होती है। जब आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो रहा होता है तो आपने वेसोकंस्ट्रिक्टर के साथ आपने गुड आइनोट्रोपिक एक्शन भी देना होता है, तो आप इसमें डोब्यूटामीन देते हो।